लौह परपट्टी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। लौह परपट्टी का जो महत्व रहता है ना, वो आयुर्वेद की चिकित्सा में बहुत ज़्यादा है। और लौह परपट्टी का प्रयोग जो है ना, वह ग्रहणी रोग और पांडुता अगर रहे, तब लौह परपट्टी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। तो इसका कैसे क्लिनिकली क्या क्या एक्सपीरियंसेस है और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, यह सब मैं विस्तार से आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। लौह परपट्टी जो है ना, यह भेषज रत्नावली में ग्रहणी रोगाधिकार में बताया गया है। तो ग्रहणी रोगाधिकार में क्या श्लोक है, कैसे बताया है, वह सब मैं विस्तार से आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले लौह परपट्टी का जो श्लोक बताया है भेषज रत्नावली में, मैं वो पढ़ूंगा। उसके बाद में अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ शेयर करूंगा, जो आप लोगों को भी प्रैक्टिस में काम आएगा। तो लौह परपटी के बारे में ऐसा भैषज रत्नावली में बताया है कि समो गंध रसो कृत्वा कजलीकृत्य यत्नतः शुद्ध लौहस्य चूर्णन्तु रसतुल्यं प्रदापयेत् एकीकृत्य ततो यत्नात् लौह पात्रे प्रमर्दितं घृत प्रलिप्त द्रव्यांतु श्वेते मृदुनाग्निना द्रवीभूतं समाहृत्य ढालित कदलीदले चूर्णीकृत्य सुखार्थाय पत्यबुग्भिः प्रसेव्यते श्रुतोदकानुपानं वा क्वाथं वा धान्यजीरयोः लोहन पर्पटी हेषा भक्ष्यालोकस्य सिद्धिदा रक्तिकैकं समारभ्य वर्धे वर्धेद् रक्तिकां क्रमात् सप्तां वा द्वयं वापि यावद्रोग्यदर्शनं श्रुतिकाञ्च ज्वरं चैव गृह्णीमति दुस्तराम् आमशूलाति सारांश्च पाण्डुरोगं सकामलां लिहाननम् अग्निं मान्द्यं च भस्मकं च तथैव च आमवातं मुदावर्तं कुष्ठान्य अष्टादशैव तु एवमादिस्तथा रोगान् घराणि विविधानि च हन्त्यनेन प्रयोगेण वपुष्मान् निर्मलः सुखी जीवेद्वर्षशतं पूर्णं वलिपलितवर्जितः भोजनभक्तशालीनां त्यक्त्वा शाकं विदाहि च वातमा तपोपं च चिन्तनं मैथुनं तथा प्रातरुत्थाय संसेव्या विधनायु प्रवर्धनी। इसका मतलब यह है ना कि भैषज रत्नावली का अगर हम लोग देखेंगे पाठ और दूसरे ग्रंथों का देखेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। भैषज रत्नावली में ऐसा बताया है कि पारा 2 तोला लेना है, गंधक 2 तोला लेना है और लौह भस्म 2 तोला लेना है, मतलब समान मात्रा में ये बताया है। दूसरे ग्रंथों में बताया है कि पारा 1 तोला, लौह भस्म 1 तोला और गंधक डबल 2 तोला, इस तरह से बताया है। तो थोड़ा अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग विचार है। तो यहाँ पर अभी हम भैषज रत्नावली का देख रहे हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि पारद पारद भस्म पारद का जो पारा रहता है वह 2 तोला लेना है। पारद का भस्म नहीं रहता, पारद ही रहता है। पारद शुद्ध पारद जो रहता है 2 तोला लेना है। शुद्ध गंधक जो रहता है, शुद्ध क्या हुआ, जो गो गाय के घी में शुद्ध किया हुआ है, तो वह 2 तोला लेना है। लौ भस्म जो अच्छी तरह से शोधन मारण करके जो लिया है, वह 2 तोला लेना है। इन सबको ना अच्छे से कज्जली बना देना है और मर्दन करते रहना है। मर्दन करने के बाद ना थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में घृत को लगा देना है और औषधि को मंद मंद आंच पे पिघलाना है। जब वो पिघल जाए गाय का घी डाल के, तो जब वो पिघल जाए ना, तो एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। फिर 2 केले का पत्ता लेना है, क्योंकि हमें पर्पटी कल बनाना है। तो 2 केले का पत्ता लेना है और 2 केले के पत्ते पे अच्छे से क्लीन करके उसमें ना सूखा हुआ जो केले का पत्ता होगा क्लीन किया हुआ, उसमें थोड़ा सा घी लगा देना है। फिर ये जो लौह भस्म पारा और गंधक का जो ये लिक्विड जो फॉर्म में बनेगा, कज्जली फॉर्म में, वह ना डाल देना है केले के पत्ते में। और उसके बाद में दूसरा केले का पत्ता ऊपर से डाल देना है और जो बेलन होता है उससे ना ऐसे आगे पीछे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जब केले का पत्ता निकालेंगे, तो वो परपटी, जिस तरह से पापड़ होता है उस तरह से परपटी एक मिल जाएगा मेडिसिन। तो वह परपटी रहता है। तो हमारे सर लोग बोलते हैं कि परपटी का ना इसी फॉर्म में यूज करना चाहिए। आजकल कंपनियां जो बनाती हैं फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां, वो इसी का टैबलेट बना देती हैं, जो सही नहीं है। या परपटी परपटी के रूप में ही सेवन करना चाहिए। तो इसका लक्षण चूर्ण कर लीजिए या परपटी फॉर्म में रख दीजिए और रोगी को सेवन कराना चाहिए। इसमें ना आहार विहार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी मात्रा कितनी है, तो 3 रत्ती से 4 रत्ती। एक रत्ती कितना होता है, एक चुटकी, मतलब 125 mgm रहता है। तो 3 रत्ती बोला है। 3 रत्ती जो देंगे ना, वो ज्यादा गुणकारी रहता है। उसी तरह से 325 mgm हो गया और 4 रत्ती कितना हो गया, 500 mgm। इतना रत्ती तक इसका मात्रा बताया है। और इसका अनुपान है तो ठंडा पानी है या जीरा और धनिया का क्वाथ बताया है। जीरा और धनिया से बनाया हुआ जो काढ़ा रहता है, थोड़ा सा एक एक गिलास पानी लीजिए और जीरा और धनिया 1 चम्मच डालिए और उसको उबाल दीजिए और 1/4 रह जाए, तो वह काढ़ा
ये लोहा परपटी के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा भेषज रत्नावली में बताया है। तो परपटी का सेवन करने से ऐसा बता रहे हैं कि 2 से 3 रत्ती से शुरू करना है और क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 1-2 सप्ताह तक देना है, जब तक आरोग्य की प्राप्ति ना हो। आरोग्य का मतलब है कि जब तक ग्रहणी कला ठीक नहीं हो रही है और जो जो व्याधि बताइए तब तक जब ठीक नहीं रही है, तब वह उतने दिन तक सेवन कराना है, और जब वह ठीक हो जाता है, वह अवयव ठीक हो जाता है, तब इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। अब इसका सेवन करने से क्या क्या फायदा होता है, तो पहला है सुतिका रोग। सुतिका रोग में क्या रहता है कि जब बच्चा जन्म दे देती है माता, तो ना वह अनक्लीननेस रहता है, उसका अग्निमांद्य रहता है, उसको ज्वर होता है, सुतिका ज्वर जिसको बोलते हैं, सुतिका छर्दी होता है, सुतिका क्लम होता है, सुतिका ग्लानी होती है, अलग अलग बीमारियां होती है, सुतिका का अतिसार होता है। तो यह सब में ग्रहणी कला बहुत ज्यादा दुष्ट हुई रहती है। तो ग्रहणी कला को ताकत देना है और रक्त धातु को अच्छा बनाना है, रक्त का प्रसाधन करना है, रक्त की वृद्धि करना है। इसमें लौह परपट्टी का प्रयोग करते हैं। तो लौह परपट्टी जो रहता है ना, वो एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, यकृत को उत्तेजना देता है, यकृत से पाचक पित्त अच्छे से बनने लगता है। और फिर ना क्या होता है कि सुतिका ज्वर में जो भी अग्नि मांद्यता से और शोषण न होने की वजह से जो तकलीफ हो रही है, वह सब ठीक से होने लगती है, आहार रस पचने लगता है, शोषण होने लगता है। ऐसा बता रहे हैं कि सामान्य वायु का कार्य क्या होता है, अन्नम ग्रहणाति विवेचति पचति मुंचति च। तो अन्न का ग्रहण करना, पचन करना, विवेचन करना, मुंचन करना, यह सारे कार्य जो है, यह बहुत अच्छे से एब्सॉर्प्शन का कार्य यह लौह परपट्टी कर देता है सुतिका ज्वर में। तो सुतिका ज्वर या सुतिका रोग जितने भी है वह सब ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से ज्वर व्याधि है जिसमें अग्नि मान्यता है, स्वेदव स्रोतस का अवरोध है, और स्वेदव स्रोतस और रसव स्रोतस का अवरोध है, अग्नि मान्यता है। तो वहां पर ना लौह परपट्टी का जब प्रयोग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हर पेशेंट को ये करें त्रिभुवन कीर्तिरस, महासुदर्शन घनवटी और फिर संचमनी वटी यही सब दे, या लंघनम स्वेदनम कालो यह करे। अगर हम परपट्टी कल्प देते हैं ना लौह परपट्टी, तो यह क्या करता है कि आम का पचन करता है, दीपन पाचन करता है, ग्रहणी कला को मजबूत कर देता है। जब आम ही पच जाएगा तो स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक हो जाएगा और अग्नि बढ़ जाएगा। इसलिए परपट्टी कल्प का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ज्वर में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ग्रहणी रोग, लौह परपट्टी है, परपट्टी कल्पना का मेन कार्य जो रहता है वो ग्रहणी में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, लघ्वंत्र में रहता है, और पूरा अंदर का जितना भी लेयर्स है ग्रहणी कला का उस पर रहता है। तो ये एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है और उसको रीजनरेट करता है सारे सेल्स को, मतलब जो डैमेज हो गए ना, लौह भस्म जो रहता है वहां पे रक्त संचरण अच्छा कर देता है। इसलिए ना ग्रहणी रोग में मोर बदन मोह द्रवम ऐसा मल प्रवृत्ति होती है, क्योंकि खाया पिया पचता ही नहीं है। खाया पिया क्यों नहीं पचता है, क्योंकि ग्रहणी कला दूषित हुई रहती है। उसका बहुत सारा हेतु बताया है, जिसमें जूठा खाना भी एक हेतु रहता है, किसी का जूठा खाना या छोड़ा हुआ खाना, बासी खाना, यह भी एक हेतु रहता है। तो इसीलिए ना ग्रहणी कला को ठीक करना यह बहुत जरूरी है। तो इसलिए लौह परपट्टी का प्रयोग करते हैं। तो लौह परपट्टी में लौह भस्म है, लौह भस्म का भी मैं गुण बताऊंगा अभी। तो उससे ना ये परपट्टी है तो रस परपट्टी, मतलब पारा और गंधक की रस परपट्टी है, लेकिन जब इसमें लौह भस्म डाल के बनाया जाता है तो इसके गुणों की वृद्धि हो जाती है। तो वह क्या वृद्धि होती है वह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ग्रहणी में यह अच्छा काम करता है। आम शूल है, मतलब आम की वजह से स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, और वायु जो है वह कोष्ठ में चरण नहीं करता, कोष्ठे चरती सर्वथा, ऐसा समान वायु का कार्य है। तो वो नहीं हो पाएगा तो पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इंटेस्टिनल वॉल में प्रेशर आता है, प्रेशर आता है तो पेट में दर्द होने लगता है। तो आम शूल, आम जन्य जो शूल रहता है उसमें ये आम का पचन कर देता है, वायु को प्रतिलोमित कर देता है, क्योंकि स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति भंग हो जाती है। तो अपने आप ना आम जन्य शूल ठीक हो जाता है। इसी तरह से 18 कुष्ठ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुष्ठ जो है वो 7 प्रकार का है और 11 शुद्र कुष्ठ है। तो महाकुष्ठ जो रहता है ना, उसमें त्वचा रक्त मांस लसिका इसकी दृष्टि बहुत ज्यादा प्रधानता रहती है। शुद्र कुष्ठ में भी रहती है लेकिन वो कम रहती है, और तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है। और जहां पर भी स्थान वैगुण्यता मिलती है वहां पर ये दोष जाके संचित हो जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि क्लेद की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हुई रहती है पहले से ही, और अग्नि मंद हुआ रहता है, मतलब रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब की अग्नि मंद हुई रहती है। और दूसरा क्या है, त्वचा रक्त मांस लसिका, ये 4 दुष्य विशेषता प्रभावित हुए रहते हैं। तो इसलिए क्लेद फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, रक्त ना अच्छा नहीं आ रहा होता है, और कुष्ठ रोग बढ़ते जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर बढ़ते जाते हैं। तो उसमें अगर लौह परपट्टी दे दिया जाए तो यह क्या करेगा कि परपट्टी कल्प है, परपट्टी जो रहता है वो ग्रहणी में पानी का एब्सॉर्प्शन करा देता है, अन्न का पचन अच्छे से कराने लगता है, पानी का एब्सॉर्प्शन अच्छे से होने लगेगा,
आहार रस अच्छे से पचने लगेगा, तो जो कुष्ठ में जो वहां पे पानी गया है, हमने जैसे नदी का पानी मोड़ दिया, तो वहां जहां बाढ़ आई है वो पानी अपने आप सूख जाता है। इसी तरह से जो शाखागत अ, कुष्ठ रोग हुआ है, वहां का यहाँ का ग्रहणी का पचन क्रिया अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति पक्वाशय में होने लगेगी। यहाँ क्लेद आने लगेगा तो वहां का क्लेद सूख जाएगा, तो पेशेंट का वो ठीक हो जाएगा। तो ये मतलब वो कुष्ठ रोग की संप्राप्ति भंग हो जाएगी और कुष्ठ जल्दी रिकवर करेगा। तो एक तरह से यह हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें लौह भस्म है। लौह युक्त जो परपट्टी है वो रक्त वाहिनियों को ताकत देती है और अच्छे रक्ताणु बनाती है। जब अच्छे रक्त धातु बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, रक्तम जीवित स्थिति, रक्त अच्छा बनेगा, तो कुष्ठ में संप्राप्ति में देखिए त्वचा रक्त मांस लसिका। अब कुष्ठ में जो लसिका और रक्त धातु है, यह अगर अच्छा बन रहा है लौह परपटी की वजह से, लसिका मतलब लिम्फ, और रक्त मतलब ब्लड, वो अगर अच्छा बन रहा है, तो कुष्ठ रोग का 50% जो दुष्य है त्वचा रक्त मांस लसिका। अब त्वचा भी है वह रस धातु के आश्रित रहती है, उसको भी हमने कवर कर लिया। मांस धातु जो है वो रक्त धातु के आगे का धातु है, वह भी हमने कवर कर लिया, क्योंकि रक्त धातु अच्छा हो रहा है। तो लसिका और इसको टारगेट करके हमने लौह परपटी दिया, तो कुष्ठ रोग तो ठीक होने वाला ही है। इसलिए कुष्ठ रोग में आप लोग जो दवाइयां देते हैं, जैसे गंधक रसायन देते हैं, फिर उसके बाद में आरोग्य वर्धनी बटी देते हैं, पंचामृत लोग पंचतिक्तघृत गुगुल देते हैं, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, महातिक्तघृत, महामंजिशादिक्वाद, ताप्यादिलौर, रस माणिक्य, मनशिला, ये सब देते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में अगर लौह परपट्टी दे दिया तो यह ग्रहणी कला को अच्छा करेगा। ग्रहणी कला अच्छा हुआ तो उसका इफेक्ट कुष्ठ पे आएगा। तो कुष्ठग्न दवाइयां तो दीजिए, लेकिन यह भी ग्रहणी कला को अच्छा मजबूत करना है। और मेन ग्रहणी कला भी अच्छी हो रही है। कैसे हो रही है कि यहाँ लौह परपटी है, लौह परपटी ग्रहणी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर रही है, वहां ग्रहणी में रक्ताणुओं को अच्छा कर रही है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि ये यकृत पे भी हो रहा है। लौह परपटी का लौह जो है ना, यकृत को भी उत्तेजना देता है। तो वहां पर रंजक पित्त जो है, रंजक पित्त का सिक्रीशन अच्छे से हो रहा है। रंजक पित्त अच्छा बनेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो उसका इफेक्ट रक्त धातु पे बनेगा। रक्त धातु एकदम शुद्ध बन रही है और पावरफुल बन रही है, तो वह जाके कुष्ठ की संप्राप्ति को भंग कर देगी। इसीलिए ना महाकुष्ठ में इसका प्रयोग, लौह परपट्टी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से ये विविध गर विष, संयोगज विष जो रहते हैं, अब विष को दूर करना है तो रक्त की शुद्धि अगर कर दिया हमने, ग्रहणी कला में सारा एब्सॉर्प्शन होने लगा विष का, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होने लगा, तो जो भी विष का सेवन किया है, जो संयोगज विष या गर विष है, गर विष का मतलब है कि वो बहुत दिन के बाद उसका इफेक्ट बॉडी में दिखता है, वो स्लो पॉइजनिंग की तरह रहता है। तो उसका भी अगर हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि यकृत को अच्छा कर लिया और पक्वाशय, ग्रहणी कला, इन सबको अच्छा कर लिया, तो एब्सॉर्प्शन होने लगेगा और फिर डिटॉक्सिफिकेशन होके वो मल मूत्र से निकल जाएगा, पच के निकल जाएगा। इसलिए ना हर तरह के विष में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से इसका सेवन करने से पांडु रोग ठीक हो जाता है। अगर खून की कमी है और पांडुता हुई है और ग्रहणी कला भी दूषित है, पांडु और ग्रहणी ये दोनों अगर बीमारियां साथ में है, तो ग्रहणी कला को भी ठीक करेगा ये, और पांडु रोग को भी ठीक करेगा, क्योंकि अच्छे रक्ताणुओं को बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लौह दे रहे हैं, इसमें लौह परपट्टी दे रहे हैं। तो परपट्टी जो है वह ग्रहणी कला को भी अच्छा करेगा, ग्रहणी कला के अंदर रक्त वाहिनियां जो हैं उनका संचरण अच्छा करेगा, तो इसलिए खाया पिया अच्छे से पचने लगेगा। और फिर दूसरा कि रक्त धातु अच्छा बनेगा, रक्त की अग्नि अच्छी हो जाएगी, रक्त का प्रसादन हो जाएगा, आरबीसीज अच्छे बनने लगेंगे और टिकाऊ रहेंगे, और रक्त में लालिमा जो है वो रंजक पित्त की वजह से लालिमा बढ़ने लगेगी। तो इसका फायदा ये होगा कि पांडुता जो भेक वर्णीयता है, मतलब भ्राजक पित्त की दृष्टि की वजह से भेक वर्णीयता हो रही है, वह पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा और मतलब त्वचा अच्छी हो जाएगी, तो पांडुता ठीक हो जाएगा। फिर कामला रोग है, कामला रोग में क्या होता है कि पित्त जो रहता है वो अच्छे से पच नहीं पाता, बहुपित्त कामला होता है, यकृत बहुत ज्यादा पित्त निकालता है, और स्त्रोतोरोध होता है आम की वजह से, अग्निमंदता की वजह से यकृत का कार्य अच्छा नहीं होता है। तो उसमें भी दीपन पाचन, आम का पचन करना है और रक्तवत स्त्रोतस की दृष्टि को ठीक करना है। रक्तवत स्त्रोतस की दृष्टि ठीक हो गई, आम पचन हो गया। परपट्टी तो बनाया ही है कि अग्नि को बढ़ा देता है और ग्रहणी कला को अच्छा करता है, यकृत को अच्छा करता है। तो जब वह कार्य हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। बहुपित्त कामला में इस तरह से फायदा हो गया। और उसमें और दवाइयां देनी है बहुपित्त कामला में, जैसे विरेचन देना है, और जैसे कटुकी का क्वाथ दे दिया, इच्छा विधि दे दिया, स्नेह स्नेह के साथ,
तो ऐसा कामला ही तो विरेचन ही बोला है। कामला में विरेचन तो देना है, पित्त को निकालना है, कोष्ठ की शुद्धि करना है, लेकिन यह शमन चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से रुद्धपत कामला है, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो उसमें कफ का आवरण को ठीक करना है। परपट्टी कल्प जो रहता है ना, वो भेदन कार्य करता है, कफ को ना पिघला देगा। कफ जो स्त्यान कफ है, फिर लीन कफ है, और बहुत ज्यादा स्निग्ध कफ है, ईशा स्निग्ध जो है, स्निग्धता जो है, वह सबको ये पिघला देगा। तो अपने आप पित्त का सिक्रीशन जो है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो रुका हुआ था वह सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है। फिर पित्त भी आ रहा है तो आम युक्त साम पित्त अगर आ रहा है तो आम का पचन कर देगा, तो अच्छा एकदम शुद्ध पित्त बनने लगता है। शुद्ध पित्त रहेगा तो वो आम का पचन कर देगा, अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, जो खाया पिया है उसको पचा देगा। तो इस तरह से कामला की संप्राप्ति पूरी तरह से भंग हो जाती है। तो इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें बेसिक प्रिंसिपल तो याद रखना है कि पांडु में स्नेहांश कम हुआ रहता है, फिर मेद और शुक्र धातु यह सब कम हुआ रहता है, ओज कम हुआ रहता है, वहां पे स्नेहन तो कराना ही है, लेकिन उसके साथ में घृतपान, कटुकादि घृत, दाढ़ीमादि घृत या नॉर्मल घी के साथ इसका, और विरेचक द्रव्यों के साथ इसका शमन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे ना, तो पांडुता में जल्दी से रिकवरी हो जाती है, क्योंकि लौह परपटी है। और उसी तरह से कामला में भी फायदा होता है, स्त्रोतरोजन संप्राप्ति को ठीक करके, ग्रहणी कला को अच्छा करके, शोषण शक्ति अच्छा, शोषण गुण जो है उसको अच्छा कर देती है, तो इसका फायदा हो जाता है। इसी तरह से प्लीहा रोग जो रहता है, तो रक्तवास स्रोत का मूल स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा है। तो हमने यकृत को अच्छा किया, प्लीहा भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि मूल स्थान है। जब रक्तवास स्रोत एक जगह से साफ पानी आने लगा कहीं से, तो वह अपने आप गंदा पानी को निकाल देता है। तो उसी तरह से क्या हो रहा है कि यकृत से रक्त अच्छा आने लगा, तो प्लीहा में जो दुष्टि है उसको भी ठीक कर देगा, तो इसलिए प्लीहा रोग भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। फिर ये मंदाग्नि को ठीक करता है, क्योंकि अग्नि को प्रदीप्त करता है। परपट्टी कल्पना ही बनाई है, जो बहुत ज्यादा घी में डाल के और गर्म करके और परपट्टी की तरह बनाई है। यह क्या करता है कि ग्रहणी कला को रीजनरेट कर देता है, वहां से पित्त का स्त्राव अच्छे से होने लगता है, जिसको सकस इंट्रिकस का सिक्रेशन बोलते हैं, वो अच्छा होने लगता है। फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सीरम अमाइलेज, ये सब का पैंक्रियाटिक जूस, ये सब का सिक्रेशन अच्छे होने लगता है, बाइल का सिक्रेशन अच्छे से होने लगता है। तो पाचक पित्त हर एंजाइम्स को कॉमनली बोला जाता है, और तेज महाभूत जो है वो बैलेंस हो जाता है वहां पे। तो उसके वजह से जो ये तकलीफ है, मतलब मंदाग्नि है, वो ठीक हो जाता है, खाना पचने लगता है, और ग्रहणी कला अच्छी हो गई। तो फिर कुछ सप्ताह तक इसको प्रयोग करना है, उसके बाद में बंद कर देना है। उसी तरह से भस्मक रोग जो रहता है, जिसमें भस्मक रोग में पित्त का उष्णता तीक्ष्णता गुण से पित्त बढ़ जाता है, जो भी खाया पिया है ना वो जल्दी जल्दी पच जाएगा, और 70-80 रोटी खाने के बाद भी भूख लग जाती है। जो खाया पिया है ना वो जल्दी, एक तरह से आग लगी रहती है। तो यह क्या करता है कि जो पित्त जहां से सिक्रीट हो रहा है, जो भी ग्लैंड्स वहां से सिक्रीट कर रहे हैं, ये जो रहता है लीवर, जो रहता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, तो ये लीवर के फंक्शन को भी अच्छा कर देता है। तो पित्त जो है उष्णता तीक्ष्णता बैलेंस कर देगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ग्रहणी कला को अच्छा कर रहा है। और लौह भस्म है वो मतलब क्या करता है, यकृत को उत्तेजित करता है, एब्सॉर्प्शन शक्ति अच्छा कर देता है। तो इसका फायदा यह होता है कि उष्णता तीक्ष्णता कम हो जाती है, तो अपने आप पेशेंट का जो अग्नि है वो बैलेंस हो जाता है, और उसके वजह से भस्मक रोग ठीक हो जाता है। इसी तरह से आमवत में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आमवत में क्या रहता है कि बहुत ज्यादा स्निग्ध आहार का सेवन किया, कफवर्धक आहार का सेवन किया, और फिर आम जो है, आम की निर्मित होने लगती है अग्नि मान्यता की वजह से। क्योंकि अग्नि कम है और स्निग्ध आहार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, और फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, उसके वजह से क्या होगा कि आम की उत्पत्ति होगी, और जहां जहां श्लेषक कफ संधियों में जमा है वहां जाके आम बैठ जाएगा और आमवात हो जाता है, और आम की वजह से स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति हो जाती है। वातवर्धक तो आहार विहार किया ही जाता है। तो इसमें आम का पचन करना बहुत जरूरी है। तो उसमें बताया है कि लंघन, दीपन, विरेचन, रुक्षण, ये सब जो चक्रदत्त ने बताया है, तो वो सब ना करके, वो सब करना है तो करिए साथ में, लेकिन अगर परपटी कल्प दे दिया तो ये क्या करेगा कि ग्रहणी कला को अच्छा कर रहा है। ग्रहणी कला में पाचक पित्त का काम हो रहा है, तो पाचक पित्त का पचन क्रिया अच्छा होने लगेगा, तो जितना भी आम है वो पच जाएगा। जब आम पच जाएगा तो संधियों में जो आम है वह भी अपने आप पच जाएगा। जब बाढ़ आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह से पानी निकाल देते हैं, तो बाढ़ का पानी अपने आप सूख जाता है। उसी तरह से ना यहाँ पर पाचक पित्त का क्रिया अच्छा हो गया, तो दीपन और पाचन कार्य होगा, आम का पचन होगा, तो आमवत अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए आमवत में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से उदावर्त रहता है, जब वेगों को धारण करने की वजह से अग्नि मंद हो जाती है, और जो हवा है वो प्रकुपित हो जाती है, उसका रुक्ष गुण बढ़ जाता है और चल गुण बढ़ जाता है, तो इसके वजह से पेट ऐसे फूल जाता है,
और गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उदावर्त हो जाते हैं 13 टाइप के, उसमें भी आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, मतलब आम की वजह से होती है और अग्नि मंदता की वजह से होती है। तो ये आम को पचन कर देगा, अग्नि जो है उसको अच्छा कर देगा, प्राकृत कर देगा, तो उसका फायदा ये होगा कि उदावर्त की जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आवरण जन्य संप्राप्ति है वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह से इसका प्रयोग जो रहता है वो वली और पलित, मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स और फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ये जो है मतलब बाल सफेद होना और बाल टूट टूट के गिरना, इन सब में भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये पित्त को नियमित कर देता है। पित्त अगर नियमित हो जाएगा तो उसका फायदा ये होगा कि अच्छा सा रक्त धातु बनेगा, मांस धातु बनेगा और फिर अस्थि मज्जा ये सब बनेगा। तो अस्थि का जो मल है वो नाखून और केश है, तो अस्थि भी अच्छा बनने लगता है। तो इसलिए इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो फिर ना वली और पलित है वो ठीक हो जाता है। वली पलित होने का मेन कारण है पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करना और पक्वाशय में दुष्टि होना। तो यह सारा ग्रहणी कला को जब मूल स्थान को ही अच्छा कर रहा है तो इसका फायदा ये होगा कि वली पलित को यह ठीक कर देता है। और वृद्धावस्था के जितने भी विकार हैं जो अग्नि मंदता की वजह से हो रहे हैं, मतलब उन लोगों को ना पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तो यह सब पित्त धरा कला के या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, जितना स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, अकेलापन लगता है तो एंग्जाइटी वगैरह बढ़ता है, तो ग्रहणी कला दूषित हो जाती है। तो ये ग्रहणी कला को अच्छा कर रही है तो इसका फायदा होगा कि मज्जा धरा कला अच्छी हो जाएगी, पेशेंट का सोचने समझने का शक्ति अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ना यह वृद्धावस्था के सभी विकारों को ठीक कर देती है और लौह परपट्टी का सेवन करने से शरीर दृढ़ हो जाता है, निरोगी हो जाता है। अब इसका सेवन जब करते हैं तो लाल शाली का चावल लेना चाहिए, क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, शुक्र का क्षय नहीं करना है, क्योंकि ना ये परपट्टी कल्पना जब शरीर में पाचन क्रिया अच्छा कर रही है, ग्रहणी कला को रीजनरेट कर रही है। ग्रहणी कला को रीजनरेट करना मतलब नए सेल्स बनाना, उसमें शुक्र धातु का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। शुक्र धातु अगर क्षय हुआ रहेगा तो ग्रहणी कला को नया सेल कौन बनाएगा? शुक्र कला का शुक्रधरा कला या शुक्र का ये काम ऐसा है कि रिप्रोडक्शन तो है ही, मतलब मतलब शुक्र शोणित संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है ये तो मालूम ही है, लेकिन शरीर में जब शुक्र धातु अच्छा रहता है, बलवान रहता है, तो सेल्स का रीजनरेट करता है, ऑर्गन्स का रीजनरेट करता है। इसलिए यहाँ ग्रहणी कला को मजबूत करना है तो यहाँ पर मैथुन का त्याग पूरी तरह से करना है, चिंता नहीं करना है। चिंता करने से रस धातु का क्षय होता है, चिंता तति चिंतना रस वाहिनी दुष्यंती ऐसा बताया है। ज्यादा चिंता करने से और अति चिंता करने से, अति चिंता और चिंता करने से रस व स्रोतस की दुष्टि होती है और रस वाहिनियां दूषित होती है। यहाँ पर हमें परपट्टी कल्प है ना, तो ये पचन क्रिया अच्छा कर रहा है, आहार रस का निर्मित अच्छा हो रहा है, रक्त धातु अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए ना चिंता नहीं करना है। चिंता करने से सब गड़बड़ हो जाता है। फिर क्रोधात पित्तम, क्रोध नहीं करना है, क्रोध करने से पित्त का प्रकोप हो जाएगा। तो ये परपट्टी कल्प आ रहा है और एक तरफ से हेतु सेवन हो ही रहा है कि इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी है, क्रोध कर रहा है, तो फिर वह पेशेंट ठीक ही नहीं होगा। इसलिए क्रोध का त्याग करना है। धूप का सेवन, धूप का सेवन बहुत ज्यादा अगर कर लिया, जैसे लोग खेत में काम कर रहे हैं या फिर बाहर फील्ड वर्क है और बिना टोपी का काम कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा तेज धूप लगेगा, अब जैसे कि नागपुर में गर्मी पड़ती है तो 45 डिग्री तक चले जाते हैं, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है, कभी कभी 50 तक चला जा रहा है आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी आप लोग देखेगा जून स्टार्ट होते ही ना यहाँ बारिश शुरू होगा केरल में, लेकिन नागपुर में कितना गर्म हो जाता है, वहां तक मानसून जाने में लेट हो जाता है, तो बहुत तेज गर्मी बढ़ जाती है, 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और लू लगती है बहुत ज्यादा, तो उसमें ना पित्त का प्रकोप हो जाता है, पित्त ना दूषित हो जाता है। इसलिए ना परपट्टी का जब हम सेवन कर रहे हैं तो कभी भी ना धूप का सेवन जो है वह ज्यादा नहीं होना चाहिए और वायु का सेवन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायु जितना आएगा वह क्या करेगा कि वह अग्नि को विषम करता है और इसीलिए वायु का डायरेक्ट हवा जहां से लग रही है उसको अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह से विदाही भोजन, तेल मिर्ची मसाला वाले पदार्थ नहीं खाना है यहाँ पर। उसी तरह से शाक, जो शाक वर्ग के मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वह नहीं खाना है, क्योंकि वह मल को बढ़ाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से रफेज जो रहता है तो मल की वृद्धि करते हैं और दूसरा तीनों दोषों का प्रकोप करते हैं, विशेषकर पित्त का प्रकोप करते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम लोग तो नहीं देते हैं, जब ये परपट्टी लौह परपट्टी का सेवन कराया जाता है तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और इसका सेवन प्रातः काल रसायन काल में करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ऐसा भेषज रत्नावली में बताया है। उसी तरह से संग्रहणी रोग बहुत ज्यादा पुराना हो गया है और शोथ है, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, पांडुता आ गई है, मतलब खून की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, ज्वर भी बहुत पुराना है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है क्योंकि यह स्वेलिंग को कम करता है। पांडु रोग का उपद्रव क्या होता है? तो शोथ रहता है,
जिसको जिसको एनीमिक पेशेंट रहते हैं उनको स्वेलिंग जरूर रहता है। आप लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज में देखा होगा जिनका HB7-8 हो गया है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ये रहता है, मतलब स्वेलिंग रहता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड स्वेलिंग। तो पांडु रोग का उपद्रव है ही। तो क्यों होता है, शोथ क्यों होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पित्तवर्धक आहार का सेवन किया तो क्या होता है कि त्वचा रक्त मांसपेशियां दूषित हो जाते हैं, और पित्त जो है वो इंटरनल स्वेटिंग करता है और बहुत ज्यादा स्वेदन करता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो जमा होने लगता है स्किन के नीचे। दूसरा क्या है कि फिर ना खून बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, रसव स्रोतस रक्तव स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। अच्छा खून नहीं बनेगा, अच्छा रस धातु नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, तो अपने आप भेक वर्णता आ जाती है और खून की कमी की वजह से पांडुता आ जाती है, तो उसको पांडु रोग बोलते हैं। इंटरनली बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई रहती है गर्मी की वजह से, पित्त के उष्णता तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से इंटरनली धातुओं का स्वेदन हुआ रहता है, तो धातु शिथिल हो जाते हैं, शिथिल मतलब दुर्बल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो उस ऐसे बहुत सारा भयंकर बीमारी है पांडु रोग। तो उसमें जो स्नेहांश होता है वह कम हो जाता है, बॉडी का जो स्नेहांश है वो कम हो जाता है, मेद धातु का ओज धातु का क्षय हुआ रहता है, तो कोई भी काम करने में इच्छा नहीं होती है, ज्ञानेंद्रियों का कार्य जो सुनना देखना यह सब कम हुआ रहता है, और बहुत ज्यादा इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है खून की वजह से, कमी की वजह से सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता, सर दर्द होता है। तो उस ये सारा जो कंडीशन है ना, इसमें क्लेद भी बहुत ज्यादा शरीर में रहता है, वह क्लेद बाहर जाके अग्निमंद भी है, क्लेद पच नहीं रहा है ठीक से, तो पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, तो उसमें पिटिंग एडिमा नॉन पिटिंग एडिमा दोनों तरह के शोथ आ जाते हैं। इसलिए पांडु का उपद्रव, मेन व्याधि पांडु है, स्वतंत्र व्याधि पांडु है, परतंत्र व्याधि ये है मैंने क्या बोला, शोथ रोग है। और उपद्रव स्वरूप में भी, उपद्रव स्वरूप में भी, कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी पांडु की वजह से, और आप लोगों ने देखा होगा जब पांडुता आती है तो आंख के नीचे पूरा गड्ढा पड़ जाता है और स्वेलिंग, आंखें सूज जाती हैं, ये सारे कंडीशन होते हैं। तो उसमें शोथ रोग में भी अगर लौह परपट्टी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यह ग्रहणी कला को अच्छा करता है, ग्रहणी कला अच्छा हो जाएगा तो पानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके वो डायरेक्ट मिसेंट्रिक आर्टरी से पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन से लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, फिर इंफीरियर वेना कवा से जाएगा, और फिर क्या होगा, हार्ट पंप करेगा, पंप करेगा तो वो किडनीज में जाएगा, किडनीज उसको फिल्टर करके पूरी तरह से निकाल देगा। तो मतलब एब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होने लगता है, मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होने लगती है। ये प्रॉपर कौन करता है, तो लौह परपट्टी करता है। वहाँ की जो कलाएं रहती हैं, और जो मस्कुलरिस लेयर है, सेरोसस लेयर है, फिर म्यूकोजल सब म्यूकोजल लेयर जो भी है ना इंटेस्टाइन में, वो और विलाइज है बहुत ज़्यादा, तो वह सबको ये मजबूत कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उसका फायदा ये होगा कि मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होगी, मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होने लगेगी, स्वेलिंग अपने आप उतर जाता है। इसलिए ये संग्रहणी पुराना से पुराना रहे, उसमें लोह परपट्टी बहुत अच्छा काम होता है, जिसमें शोथ रहता है, पांडुता रहती है, ज्वर भी रहता है। ज्वर भी संग्रहणी की वजह से होता है कि आम की उत्पत्ति बार बार हो रही है। कल एक कोई डॉक्टर जी ने बताया अपनी वाइफ के बारे में कि उनको टाइफाइड का प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, टाइफाइड कैरियर है वो पेशेंट, तो बार बार ज्वर जो हो रहा है टाइफाइड का, तो वह क्यों हो रहा है, क्योंकि आम की उत्पत्ति हो रही है, उनकी ग्रहणी कला दूषित है। ग्रहणी कला जितना दूषित है ना, वह उतना आम निर्मित जल्दी जल्दी होती है। अब ये आम निर्मित हो ही ना, पेशेंट को परमानेंट ठीक करना है, तो इसमें नॉर्मल ये आरोग्यवर्धिनी बटी ये सब देने से काम नहीं होगा। आरोग्यवर्धिनी का कार्य क्षेत्र अलग है, ये पक्वाशय को मजबूत करती है, ग्रहणी कला को अच्छा करती है, ग्रहणी कला को रीजनरेट करती है, और एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देती है। एब्सॉर्प्शन जितना बढ़ेगा, एसिमिलेशन जितना होगा, आहार रस मतलब उसका जो आहार बन रहा है, आहार रस बन रहा है खाना खाने के बाद, पचन होने के बाद, तो आहार रस का एब्सॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। वह जितना होगा उतना ये होगा। अब रसव स्रोतस भी शुद्ध हो रहा है लौह परपट्टी की वजह से, क्योंकि ग्रहणी कला अच्छी हो रही है, रक्ताणु भी बढ़ रहे हैं, रसव स्रोतस भी अच्छा हो रहा है, तो अपने आप ये ज्वर है, रसव स्रोतस का अवरोधात्मक संप्राप्ति ठीक होगी तो ज्वर आएगा ही नहीं। इस तरह से मैंने भेषज रत्नावली का बता दिया। अब मैं अपने सर के नोट से बताता हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो लौह परपट्टी है ना, पांडु रोग को ठीक करता है, और ग्रहणी कला को तो ठीक करेगा ही, पांडु रोग को ठीक करता है, रक्त विकार को ठीक करता है, उन्माद को ठीक करता है, क्योंकि जितना रक्त अच्छा होगा उतना मनोवा स्रोतस का जो रक्त संचरण है वो अब प्राकृत होगा, तो उन्माद रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, मस्तिष्क में और हृदय में
वह सब अच्छा ब्लड जाएगा तो उन्माद रोग में फायदा होता है। फिर धातु दौर्बल्यता जो रहती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि लौह भस्म है तो वो वह धातुओं को बल दे देता है और दुर्बलता जो है वह कम कर देता है। इसलिए हर तरह के धातु दुर्बलता में लौह परपटी का काम रहता है। फिर संग्रहणी जो रहता है, ग्रहणी कला दूषित हो के संग्रहणी में हो जाती है, तो इसमें मोरबद्धम मोर द्रवम मल प्रवृत्ति होती है। और भी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे सांस फूलने लगना, फिर उसके बाद में थकावट होना, रात्रि में नींद ना आना, फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहना, फिर उसके बाद में शरीर काला पड़ना मतलब पिगमेंटेशन होना, ये सब संग्रहणी में ऐसे क्लिनिकली हमें को हमको दिखते हैं। मतलब त्वचा का रंग खराब होने लगता है। फिर उसके बाद में बॉडी में रुक्षता बहुत ज़्यादा आ जाती है। सुबह से कुछ नहीं खाएं, शाम को खाएं तो भी पेट भर जाता है, क्योंकि वो खाना पचाने की शक्ति नहीं रहती। उसके बाद में बॉडी में स्वेलिंग आती है, कोई भी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये सारे सिम्टम होते हैं। तो संग्रहणी में लौह परपटी पचन क्रिया को अच्छा कर देती है और एब्सॉर्प्शन अच्छा करती है। अब आरोग्यवर्धनी वटी देंगे तो वह क्या करता है, सार्किट विभाजन अच्छा करेगा, वो पाचन अच्छा करेगा, दीपन अच्छा करेगा, लेकिन एब्सॉर्प्शन को वो एनहांस नहीं कर सकता। वहां पे परपटी ही अच्छा करता है, जो इंटेस्टाइन में मतलब इसको अच्छा स्ट्रांग बना दे। परपटी कल्प है। और लौह भस्म में जब डाल दिया तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा इंटेस्टाइनल वॉल्स में, ऐसा सोचिए एनाटॉमिकली देखिए, जब इंटेस्टिनल वॉल्स में प्योर ब्लड जाएगा तो उसका काम जो है वो और अच्छा हो जाएगा। जब जैसे टेल्को कंपनी थी यहाँ पर, अभी उसको तो ये बोल दिया, टेल्को कंपनी को इसने ले लिया ना, टेक महिंद्रा ने ले लिया, नहीं, टेल्को कंपनी को किसी और ने ले लिया, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ये जो ये था सत्यम कंप्यूटर्स था, उसको टेक महिंद्रा ने ले लिया। सत्यम घोटाला हुआ था कंप्यूटर का। वो सब छोड़िए, मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे ये बताना था कि टेल्को कंपनी के मजदूरों को, जो मतलब ये फोर व्हीलर वगैरह बनाती थी, उनके मजदूरों को ना बहुत अच्छा खाना टेल्को कंपनी देती थी। तो उसके वजह से क्या होता था कि लोग ना 2 रुपए का खाना मिलता था। लोग जितना अच्छा खाना पौष्टिक खाना खाते थे कंपनी में, 2 रुपए का ऐसे टोकन मिलता था, तो वो और एफिशिएंसी बढ़ता था, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता था। उसी तरह से मतलब मजदूर अगर अच्छा रहेंगे, उनका वेलफेयर अगर अच्छा रहेगा, तो कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि संग्रहणी में हम लोग ना एब्सॉर्प्शन अच्छा कर रहे हैं। आरोग्यवर्धनी एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं करेगा, आरोग्यवर्धनी सार्किट विभाजन अच्छा करेगा, धात्वग्नि मांद्य को ठीक करेगा, आम का पचन करेगा। लेकिन परपट्टी कल्प जो है वो एब्सॉर्प्शन अच्छा कर रहा है और लौह भस्म डाला है। तो ये जिस तरह से वर्कर को हम लोग अच्छा खाना ड्राई फ्रूट्स वगैरह दें तो खुशी खुशी और अच्छा काम करते हैं, उनको बोनस दे तो और अच्छा काम करते हैं। इसलिए लौह लौह भस्म डाल के परपट्टी बनाए तो ये अच्छा ब्लड मिलेगा, इंटेस्टिनल वॉल्स को अच्छा ब्लड मिलेगा, तो इंटेस्टिनल वॉल्स बोलेंगी कि अच्छा, हमको इतना अच्छा अच्छा पोषण वाला ब्लड मिल रहा है तो क्यों ना हम और अच्छा काम करें। वह अच्छा काम करेंगी तो एब्सॉर्प्शन और होगा और मजबूत हो जाएंगी। कोई भी कंपनी जो रहती है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो रहती है, उसमें मजदूर ही आधारशिला रहते हैं। जितना आप मजदूर पे ध्यान देंगे उतना कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है और उसका सेल बढ़ता है। इसी तरह से यहाँ पर लौह भस्म डाल दिया है तो परपटी का गुण बढ़ गया है। जो जो ऑर्गन्स में लौह भस्म जा रहा है तो वहां वहां पे परपटी के साथ में ग्रहणी कला को भी अच्छा कर रहा है और वो ऑर्गन को ताकत देता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर, वो पित्त का संग्रहण करता है और जब जरूरत पड़ती है तो पित्त को निकालता है। अब यह लॉ परपटी जो है ना, वह गॉल ब्लैडर पे भी, पित्ताशय पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग है वो अच्छा होने लगता है, लीवर का फंक्शनिंग अच्छा होने लगता है, किडनीज का फंक्शनिंग अच्छा होने लगता है। जहां जहां लौ भस्म जा रहा है परपटी के साथ में, वो अवयव का मस्तिष्क में जा रहा है तो मस्तिष्क का जो क्वालिटी है काम करने का वह बढ़ा देगा। हार्ट में जा रहा है तो लौ बस में वहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन चाहिए कोरोनरी आर्टरी से, लौ बस में वहां भी जा रहे हैं परपेटिकुलर से, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो रक्ताणुओं को बढ़ा रहा है। रक्ताणु बढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ जाएगा, किडनीज का अच्छा होगा, स्प्लिन का अच्छा होगा, फिर मूत्र व संस्थान का अच्छा होगा। इनफर्टिलिटी में भी लौ परपटी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से अम्ल पित्त की अवस्था रहे, हाइपर एसिडिटी हो रही है, परपट्टी कल्प देते हैं तो पित्त का जो द्रव गुण बढ़ा हुआ है, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ पित्त है, वह पूरी तरह से पच जाएगा। पित्त जो है वो पचने लगेगा तो जो उष्णता तीक्ष्णता और द्रव गुण से पित्त बढ़ा हुआ है वह ठीक हो जाएगा। तो अम्ल पित्त में लौह परपटी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से मंदाग्नि में, अग्नि मंद है तो पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो रहा, तो वहां पे जो अधो आमाशय और यकृत और ग्रहणी कला और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इन सब की कलाओं को ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने से और एब्सॉर्प्शन अच्छा करने से ये क्या करेगा कि मतलब अम्ल पित्त को ठीक कर देगा, मंदाग्नि को ठीक कर देगा।
फिर पाचक पित्त का स्राव अच्छा होने लगेगा तो अग्नि जो है वो बढ़ जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी। इस वजह से प्रदर रोग में क्या रहता है कि प्रदर रोग में दुष्टि तो रहती है, और उसमें वातज पित्तज कफज ऐसे रक्त प्रदर बताएं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना जरूरी है। और जो ब्लड जो है ना वह रक्त पित्त जैसा दुष्टि होके बहुत ज्यादा हीट निकलने लगता है। यहाँ पर लौह परपटी दे रहे हैं तो ये पित्त का नियमन कर देता है, मतलब जो द्रव गुण से बढ़ा है, उष्ण गुण से, तीक्ष्ण गुण से बढ़ा होके आर्तव के द्वारा जो गर्भाशय में जा रहा है, और वहां पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आर्तव दुष्टि करके रक्त प्रदर कर रहा है। तो ये आर्तव जो है वह आग्नेय है। पित्त के पित्त का रक्त धातु जो है, और रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध है, और रस से रक्त से आर्तव बनता है। अगर हमने रक्त धातु को अच्छा कर दिया लौह परपटी से तो वह आर्तव भी अच्छा बनेगा। आर्तव अच्छा बनेगा तो रक्त प्रदर नहीं होगा, वहां पे कोई पैथोलॉजी संप्राप्ति ही नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो रक्त प्रदर ठीक हो जाएगा। उसी तरह से मेदो वृद्धि जब रहती है तो यह क्या करता है कि अब शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं जो हम जिसको बोलते हैं कि वो धात्वग्नि लेवल को अच्छा करता है, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट कर रहा है, पाचक पित्त और जो भी पित्त है उसको सिक्रेट कर रहा है। तो ये क्या करता है कि रस अग्नि को अच्छा कर देता है, रक्ताग्नि को अच्छा कर देता है, मांस की अग्नि को अच्छा करता है। तो अपने आप मेदो की अग्नि है, मेद धातु की अग्नि है, वो प्राकृत हो जाती है, दूसरे अग्नियों को ये प्रदीप्त कर देता है, स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है। तो अपने आप मेद की अग्नि विकृत जो है वो ठीक हो जाएगी। और लौह भस्म जो है और परपटी, यह क्या करेगा कि विकृत जो चर्बी है उसको भी पचा देगा, क्योंकि अग्नि अच्छी हो रही है, धातु अग्नि अच्छी हो रही है, तो विकृत चर्बी जो है वो पचने लगेगा, मेदो वृद्धि जो है वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से कृमियों को ये मार देता है, क्योंकि ना वहां कृमि की उत्पत्ति कैसे होती है कि अभिसंधि गुण वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, स्त्रोतरोजन होता है, क्लेद बहुत रहता है, वहां पे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, अग्निमंद भी हो जाता है। या आम का पचन करेगा, क्लेद को रहने नहीं देगा शरीर में, उसको पचा के मूत्र द्वारा निकाल देगा, कृमि अपने आप मर ही जाएंगे, क्योंकि उनको फेवरेबल जो कंडीशन चाहिए उत्पत्ति का, स्थिति का, वह हो गए नहीं तो अपने आप कृमि मर जाएंगे। इसलिए लौह परपटी का प्रयोग कृमि रोग में होता है। कुष्ठ रोग में मैंने बताया कि त्वचा रक्त मांसलसिका में उसकी दृष्टि होती है क्लेद को निकालना, धातु शिथिलता को ठीक करना, दुर्बलता को ठीक करना और धातुओं को बल देना, यह कार्य लौह परपटी करता है। इसलिए कुष्ठ रोग में अच्छा काम करता है। उदर रोग में बहुत ज्यादा अग्निमांद्यता रहती है, मल संचिति बहुत ज्यादा रहती है, और उदर व्याधि हो जाती है जिसमें जल संचिति होने लगती है। तो ये अग्नि को बढ़ा रहा है, अग्नि को बढ़ा रहा है तो, और एब्सॉर्प्शन अच्छा कर रहा है, सार्किट विभाजन करके मल का त्याग अच्छे से हो रहा है, उदर रोग की संप्राप्ति इसी में ठीक हो जाती है। और उदर रोग में जल की संचिति हो रही है तो ये क्या करता है कि एब्सॉर्प्शन अच्छा कर रहा है, आहार रस का, क्लेद का एब्सॉर्प्शन अच्छा कर रहा है, तो किडनीज जो रहती है वो फिल्टर जल्दी जल्दी करने लगती है, तो उधर में जलोदर है तो उस वक्त ठीक हो जाता है। ऐसे संप्राप्ति के हिसाब से समझेंगे तो हर चीज समझ आता है। आम विकार में क्लेद बहुत रहता है, स्त्यांता बहुत ज्यादा रहती है, अग्निमंद्यता रहती है, तो आम विकार जितने भी हैं वह सब में अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, आम का पचन कर देगा, शोषण क्रिया जो है वह अच्छा होने लगेगा, एसिमिलेशन एब्सॉर्प्शन अच्छा होने लगेगा। तो इसी तरह से आम विकार में ठीक करता है। क्षय रोग में धातुओं का जो क्षय हो रहा है, धातु अग्निमंद है तो अग्नि को ये प्रदीप्त कर देगा, जाठराग्नि को भी प्रदीप्त कर देगा, भूताग्नि को भी कर देगा, धात्वग्नि को भी कर देगा। तो जब अग्नि सब अच्छी हो जाएंगी तो अच्छा रस धातु बनेगा, रक्त धातु, धातु परिपोषण क्रम जो है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, यह अच्छा बनने लगता है। तो इस तरह से यह क्षय रोग में अच्छा काम करता है। ज्वर रोग में स्वेदव स्त्रोतस रसव स्त्रोतस का दुष्टि ठीक कर देता है, आम का पचन कर देता है, एब्सॉर्प्शन अच्छा करने देता है क्लेद का, तो अपने आप अग्निमान्यता ठीक कर देता है, स्त्रोतस की शुद्धि कर देता है। इसलिए लौह भस्म युक्त परपट्टी जो है वह ज्वर में ठीक करता है। हृदय रोग में मैंने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहा है। कोई भी अवयव जो है ना, एक अवयव ठीक होगा उसका फायदा ये होता है कि दूसरे अवयव भी ठीक होने लगते हैं। ग्रहणी कला अगर मजबूत हो रही है, वहां से पाचक स्त्राव अच्छे से निकलने लग रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि सार्किट विभाजन अच्छे से हो रहा है, खाना अच्छे से पच रहा है, तो अच्छा रस धातु बनेगा, रक्त धातु बनेगा, तो उसका फायदा ये होगा कि हृदय रोग, हृदय में जो विकृति आ गई वह सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से बवासीर जब रहता है, मतलब पाइल्स की तकलीफ रहती है, तो रक्तार्श में बहुत ज्यादा खून की कमी हुई रहती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, पाइल्स में ब्लीडिंग हुआ रहता है, तो उसमें रक्ताणुओं को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और अच्छा रक्त धातु बनाना भी जरूरी है, अग्नि मान्यता को भी ठीक करना जरूरी है, और मल जो है वह निकलना भी जरूरी है। इसलिए बवासीर के जो मेन दवाई है उसके साथ में अगर लौह परपटी दे दिया जाए तो बवासीर को ये ठीक कर देता है। फिर रक्त पित्त में रक्त वाहिनियां जो रहती है वो बहुत ज्यादा वीक हुई रहती हैं,
रक्त वाहिनियां बस्ट हो जाती हैं बहुत ज्यादा। रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है और रक्त के खरपाक से त्वचा और स्नायु बनती है। तो रक्त का जो मृदुपाक है उससे जो सिराएं बन रही है, तो सिराओं को अच्छा करना है तो परपट्टी कल्प में लौह परपट्टी जो है वह क्या करेगा कि अच्छा रक्त धातु बनाएगा। रक्त धातु अच्छा बनेगा तो सिराओं का ताकत आ जाएगा, सिराएं अच्छी होंगी तो रक्तपित्त की संप्राप्ति नहीं होगी। एक तो वो सिराओं की तरफ से ठीक कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि रक्तपित्त में जो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता द्रवता बढ़ी है उसको ये कंट्रोल कर देगा। पूरा जो पानी क्लेद उष्णता तीक्ष्णता ये सारा जो और आम ये सबको पचा देगा एब्सॉर्ब कर लेगा और किडनीज के थ्रू वो फिल्टर होके सारा कचरा निकलते जाएगा। तो उसका फायदा ये होगा कि रक्तपित्त की संप्राप्ति अपने आप ही ठीक हो जाती है। जिस तरह से पेड़ होते हैं उसका मूल अगर हमने काट दिया तो पेड़ अपने आप सूख जाते हैं, उसी तरह से रक्तपित्त का मूल व्याधि कहाँ पर है तो अग्नि मांद्यता है, एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, पित्त का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा हुआ है, द्रव गुण बढ़ा है। तो ये पूरा ग्रहणी कला यकृत इन सबको जो ठीक कर देता है उसका फायदा ये होता है कि कामला रोग भी ठीक हो जाता है, फिर अम्ल पित्त भी ठीक होता है, शोथ रोग भी ठीक हो जाता है। यह जो लौह परपटी है इसको ना ग्रहणी कला का रसायन के रूप में जानते हैं और यह वाजीकरण कार्य भी करता है। किसी को शुक्राणु की कमी हो रही है, लौह परपटी दे देंगे ना तो ये इनडायरेक्ट वे में वहां पे शुक्रवश स्त्रोतस को बल दे देता है, अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। जो स्पर्मे स्पर्म मतलब स्क्वाटम में टेस्टिकुलर जो आर्टरीज रहती है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, वहां का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो उसका फायदा यह होगा कि शुक्र वाहिनियां जो रहती है वह अच्छा सा शुक्र का निर्मित करने लगती हैं और वहां पे बल भी प्राप्त हो जाता है। लोहा जो रहता है वह बल प्रदान करता है, धातुओं को ताकत दे देता है। तो इसलिए यह वाजीकरण के रूप में भी प्रयोग हो सकता है कि शरीर के कमजोरी को दूर कर देता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट कर देता है। उसी तरह से लौह भस्म युक्त परपटी है वह रक्ताणुओं को बढ़ाता है, पांडु रोग को नाश करता है, धातु विकारों को ठीक कर देता है। वात वाहिनियां या मांसपेशियां जो संकुचित हो गए हैं कमजोर हो गए हैं उनको लौह परपटी जो है लोहा भस्म इसलिए यहाँ ग्रहणी कला को तो अच्छा ही कर रहा है, यकृत का कार्य अच्छा ही कर रहा है, एब्सॉर्प्शन अच्छा ही कर रहा है, अच्छा रस धातु रक्त धातु बनेगा तो उसका फायदा ये होगा कि पूरी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, वात वाहिनियों को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, वात वाहिनियां नर्व अच्छा हो जाएगा, नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और दूसरा है कि थोड़ा भी रक्तस्राव जब होने लगता है तो रक्त वाहिनियां फूट जाती है, वहां पे ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया उनको ताकत देना बहुत जरूरी है कि बस्ट ही ना हो। तो इसलिए इसका प्रयोग करने से अच्छा फायदा होता है। यह रक्तवाहिनी स्राव में चेतना शक्ति को ठीक कर देता है, ग्रहणी कला में भी चेतना शक्ति अच्छी आ जाती है तो अपने आप सारे उपद्रव ठीक हो जाते हैं। फिर अतिसार और संग्रहणी में भी लौह परपटी का प्रयोग कर दिया जाए तो एब्सॉर्प्शन अच्छा होने लगेगा, रक्त धातु अच्छा बन जाएगा। तो अतिसार और संग्रहणी में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। सर्वांग शोथ जब रहता है उसमें भी लौह परपटी का बहुत ज्यादा प्रयोग रहता है। और इसी तरह से पित्त जन्य जो कुष्ठ रोग है जिसमें पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया है और फिर ना पित्त की उष्णता तीक्ष्णता सबको ठीक करना है। ऐसे तो बताया कि महाकुष्ठ में हर तरह के महाकुष्ठ में और शुद्र कुष्ठ में सभी तरह काम करता है, लेकिन पित्त जन्य जो रहे पित्त को ये बैलेंस कर देगा तो पित्त जन्य औदुंबर कुष्ठ वगैरह है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्रमेह रोग में लौह परपटी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि प्रमेह रोग में आविल मूत्रता बहुमूत्रता ऐसा रहता है, कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने से शिथिलता ही रहती है, बद्ध और बद्ध में बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं और वो अच्छे से संयोग नहीं कर पाते, क्लेद बहुत ज्यादा रहता है और 20 प्रकार के प्रमेह हो जाते हैं। तो यह क्या करता है कि सार्किट विभजन अभी जो किट है जो द्रव मूत्र से क्लेद वाहनम जो क्लेद है ना उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा कर रहा है और मूत्र ज्यादा बनने लगेगा, मूत्र की प्रवृत्ति अच्छी होने लगेगी, मूत्र निकलने लगेगा। जब मूत्र निकलेगा तो अपने आप प्रमेह में जो क्लेद है वह सूखने लगेगा और धातुओं में शिथिलता ही है उसके लिए लौह भस्म है वह ताकत दे देगा और धातुओं को ताकत दे देगा, शिथिलता को कम कर देगा। तो अपने आप उसका फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी प्रमेह रोग ठीक हो जाएगा। शरीर में शुक्राणुओं की कमी है तो नपुंसकता आ जाती है तो उसमें भी रक्त वाहिनियां जो रहती हैं वहां पे जो जा रही है टेस्टिकुलर आर्टरीज उनको ताकत देना बहुत जरूरी है, उनको ताकत मिला और वहां पे पित्त का बैलेंस कर दिया गया, शुक्राणु का निर्मित अच्छे से होने लगता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। अब इसी को ना इसमें बताए सिद्ध योग संग्रह में लौह परपट्टी का एक अलग पार्ट बताए कि शुद्ध पारा 1 तोला, शुद्ध लौह भस्म तीक्ष्ण लौह भस्म 1 तोला और गंधक है 2 तोला, इसको मिक्स कर देना है और पहले पारा और गंधक का कजली बनाना है और बाद में लौह भस्म डाल के 1 दिन तक मर्दन करते रहना है, मर्दन कर करके बहुत ज्यादा सूक्ष्म बनाना है और फिर 1 से 2 रत्ती
भेषज रत्नावली में जो बताया है वह 2 से 4 रत्ती बताया। यहाँ पर सिद्ध योग संग्रह में 1 से 2 रत्ती सफिशिएंट बताया। और इसको जीरे का चूर्ण और छाछ जो मट्ठा तक्र रहता है उसके साथ बोला है। दूध या फलों के रस के साथ दे सकते हैं। और 5-6 दिन के बाद ये वर्धमान मात्रा में भी बढ़ा सकते हैं। तो वर्धमान मात्रा में बढ़ाएंगे ना तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वह बहुत अच्छा शरीर में मेंटेन रहने लगता है। और B1 की विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी होती है वह भी अच्छी होने लगती है। वह मॉडर्न बात छोड़िए, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि इसको बढ़ाने से ग्रहणी कला बहुत अच्छी हो जाती है। और सुबह शाम जो है शंख भस्म हींग और मधु के साथ अगर दे दिया जाए तो यह ग्रहणी कला को और मजबूत कर देती है। तो मैंने ज़्यादातर सभी बीमारियां इसमें कवर कर दिया है। लौह परपटी के बारे में एक और ग्रंथ में बताया है, रस चंडांशु। इस ग्रंथ में बताया है कि रस गंधकयो कृत्वा कज्जलम समभागयो लौह चूर्णम रसम समम दत्वा संश्लिष्य परपटी कार्य विधना सेव्या रोगी भी पथ्य भोजी भी। मतलब इसमें रस गंधक का मतलब पारा और गंधक का कजली करना है समभाग में, और उसमें लौह चूर्ण डाल के और वह मतलब गर्म कर देना है, कढ़ाई में गर्म कर देना है। और फिर गर्म करके परपट्टी की तरह बनाना है, मतलब केले के पत्ते के बीच में घी डाल के और डाल के बेलन से ऐसे मसल देना है। मसलने के बाद वो परपट्टी ब्लैक कलर का पापड़ की तरह परपट्टी बन जाता है, ऐसा बताया। अब रस चंडांशु में ऐसा बता रहे हैं कि अनुपानम श्रुतम क्वातम धान्यम जीरक नागरम। मतलब इसका अनुपान जो है धान्य मतलब धनिया जीरा और शुंठी का काढ़ा, यह बताया है क्वाथ। अनुपानम श्रितम क्वाथम, श्रित क्वाथ मतलब ठंडा पानी भी, ठंडा काढ़ा रहता है शीत शीत क्वाथ वह दे दीजिए, या काढ़ा गरम गरम उसके साथ भी दे सकते हैं। तो धान्यक जीरक नागरम, नागर मतलब शुंठी। लोहेन परपटी चैशाम सिद्धा लोकस्य सिद्धिदा। मतलब लोह युक्त जो परपटी रहती है वह सिद्धि देती है, लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। रक्त के एकागाम समारभ्य, 1 रत्ती देना है या 2 रत्ती, वर्धित रक्ति काम क्रमात्। इसको ना एक एक रत्ती से हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 5-6 दिन 1 रत्ती दिया, दूसरे हफ्ते में 2 रत्ती दिया, तीसरे हफ्ते में 3 रत्ती दिया, चौथे हफ्ते में 4 रत्ती दिया, ऐसे वर्धमान मात्रा में इसको बढ़ा सकते हैं। सप्ताह कम द्वयम चापी यावत आरोग्य दर्शनाथ। मतलब इसको अगर देना है तो 1 सप्ताह दे सकते हैं, 2 सप्ताह दे सकते हैं, जब तक आरोग्य की दर्शन नहीं हो जाता। और इतना अच्छी दवाई है, 2-3 सप्ताह में भी इसका रिजल्ट अच्छा से आने लगता है। ग्रहणीम सुदस्तराम हंते शुलाति सार सूतिकाम। मतलब यह ग्रहणी रोग को ठीक कर देता है। शूल उदर शूल हो रहा है, अतिसार हो रहा है, सुतिका ज्वर हो रहा है, सुतिका रोग हो रहे हैं, उनको यह ठीक कर देता है। प्लीहाग्निमांद शोथार्षः, प्लीहा रोग जो है उसको ये ठीक करता है, क्योंकि रक्तवत स्रोत है उसको बल दे रहा है। तो अग्निमांद को ठीक कर रहा है, शोथ अर्श ठीक कर रहा है। पांडु दावर्त कामलम, पांडु रोग को ठीक कर रहा है, उदावर्त को ठीक कर रहा है, कामला रोग को ठीक कर रहा है। सर्वम आम कुष्ठानी, सर्वाम आम सर्वा आमवात, हर तरह का आमवात और हर तरह का कुष्ठ रोग, मतलब जो 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए हैं, 7 महाकुष्ठ और 11 शुद्र कुष्ठ, उन सबको ये ठीक कर रहा है। रोगाम ह्यवम विदाम खलु भवे जैनो यह सब पुनर्वली पलितो अन्य। मतलब यह क्या करता है कि यौवनावस्था ला देता है, शरीर में नया ताकत ला देता है, नया ऊर्जा ला देता है, और बाल झड़ना और बाल गिरना इसको ठीक कर देता है। पथ्यापत्य विविधा शत्र सर्वरोह विधानविद। इसमें पथ्य पथ्य जो है ना वो लौ भस्म का जो भी परहेज बताए उसके हिसाब से कर दिया, मतलब तेल मिर्ची मसाला अगर बंद कर दिया तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और भी बता रहे हैं कि पित्त विकार जब हो जाते हैं तो आंखें लाल होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, और उसके बाद में रक्त वाहिनियां जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोमिनेंट होकर दिखने लगती है पित्त विकारों में। तो लौह परपट्टी का प्रयोग करेंगे ना, पित्त का शमन हो जाएगा, और ये सारे पित्त के विकार और शरीर में बर्निंग वगैरह होना यह सब ठीक हो जाता है। और यह सिरा, अब रक्त के खर भाग से स्नायु और कंडरा बनती है। तो यह क्या होता है कि वात वाहिनियां अगर बहुत ज़्यादा वेदना कर रही हैं, मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन है, लौह परपट्टी जब देंगे ना तो सिरा और कंडरा को यह बल देता है, क्योंकि रक्त का मृदु भाग से बना है। रक्त को हमने अच्छा किया लौह परपट्टी से, तो सिरा और कंडरा में जो भी विकृति आई है, पेन हो रहा है, वह ठीक होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि घबराहट होना, शून्यता होना वह ठीक हो जाएगा, और स्नायु और कंडरा को ताकत मिल जाएगी, हृदय को बल मिल जाएगा। इस तरह से इसका फायदा होता है। और कृमिजन्य पांडु रोग अगर है तो उसमें लौह परपट्टी को कृमिघ्न द्रव्यों के साथ दे दिया तो यह कृमि का भी नाश करेगा, क्लेद का भी नाश करेगा, कृमिजन्य पांडु रोग को ठीक कर देगा। रंजक पित्त का कार्य बहुत अच्छा काम कर देता है। ऐसा बताया कि रंजक से जो पित्त से नाशो एवं प्रकृति था,
मतलब यह रंजक पित्त का जो भी विकृति है उसको पूरी तरह से नाश कर देता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। इस तरह से कीर्ति मिला है। अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। ग्रहणी, पक्वाशय और लघ्वांतर, इन सबको ताकत दे देता है। नहीं तो क्या होता है कि अतिसार में बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा पित्त युक्त और बहुत ज्यादा मैदा जैसा आम युक्त, इस तरह से मल प्रवृत्ति बार बार होती है, पानी पानी होने लगता है। तो उसमें ग्रहणी कला का एब्सॉर्प्शन अच्छा करना है, अग्नि को अच्छा बढ़ाना है, अग्नि को अच्छा बढ़ाना है, एब्सॉर्प्शन अच्छा करना है, तो अतिसार में इसका फायदा होता है। रक्तार्श के कंडीशन में लौह परपट्टी को त्रिफला काढ़ा या अभ्यारिष्ट या फिर घृत पान के साथ अगर करा दिया या एरंड तेल के साथ दिया तो यह रक्तार्श का ब्लीडिंग भी रोक देगा और उसको सुखाने के लिए जो रक्तार्श के मेडिसिन है उसके साथ देने से फायदा हो जाता है। और यह कफ का नाशन करता है, कफ का मतलब जो स्त्यंता वगैरह है उसको कम कर देता है। और तमक श्वास में भी लौह परपट्टी का प्रयोग युक्ति पूर्वक कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शीत पूर्वक ज्वर के वजह से प्लीहा वृद्धि होती है, ऐसा आप लोग को पता है। तो शीत पूर्वक ज्वर को ठीक करता है तो प्लीहा में जो पैथोलॉजी है वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से सर्वांग शोफ में अच्छा काम करता है, पचन क्रिया को अच्छा कर देता है। फिर पित्तजन्य और कफजन्य प्रमेह रोग में अच्छा काम करता है। गुल्म रोग, अष्ठिला, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि में अच्छा काम करता है। कोई भी कारण से रोगी अगर बीमार है और वह दुर्बल होके आ रहा है तो उसमें अच्छा रक्त धातु नहीं बनता, अच्छा मांस धातु नहीं बनता। तो यह क्या करता है और उसका परिणाम होता है कि इंद्रियां बहुत ज्यादा वीक होने लगती हैं। तो यह रक्त धातु को अच्छा करता है, रस धातु को अच्छा करता है और फिर सभी धातु परिपोषण क्रम को अच्छा करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसलिए लौह परपट्टी का प्रयोग जो है वह इंद्रियों को ताकत बढ़ाने के लिए, पूरा शरीर के अवयवों को ताकत बढ़ाने के लिए और शरीर को ताकत बढ़ाने के लिए देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठ रोग में भी मैंने बता दिया कि वह क्लेद को ठीक कर देगा और कुष्ठ में जो दुर्गंधी आ रही है, क्लेद आ रहा है, स्त्राव आ रहा है, कंडू हो रहा है, वह सबको ठीक कर देगा, उच्छेद हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, उसको ठीक कर देता है। तो इस तरह से ये रसायन के रूप में लौह परपट्टी का प्रयोग करना है और 2 महीना 3 महीना करके इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि जल्दी फायदा कर देगा, ज्यादा दिन नहीं भी दिया तो भी ठीक हो जाता है। और दूसरा यह है कि यह इसका प्रमाण अच्छी तरह से हमें डिसाइड करके ही देना चाहिए। यह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और फिर इससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन कब होगा? अगर आपने 10-10 रत्ती अगर परपट्टी कल्प दे दिया तो पचेगा भी नहीं। कोई भी मेडिसिन को पचने के लिए अब एक अग्नि चाहिए, मतलब कोई भी मेडिसिन हो, परपट्टी कल्प है वो काम करता है लेकिन एक मात्रा के हिसाब से ही काम करेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपने एक एक ऐसे एक एक बाउल अगर परपट्टी कल्प दिया तो वॉमिटिंग आ जाएगी, क्योंकि ये लोहा चांद पारा मतलब रसकल्प है ना, तो इतना भी ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। रसकल्प जो रहता है, परपट्टी कल्प भी रसकल्प के अंडर में आता है लेकिन परपट्टी विधि से बनाया जाता है। तो गंधक, पारा और ये ज्यादा डोज में नहीं देना है, 1 रत्ती 2 रत्ती मेडिसिन के फॉर्म में ही देना है। अब मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ और आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बाबनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आपको भी कोटि कोटि नमन। डॉक्टर नवदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवदीप जी आप ना, मैं आपको ये नंबर देता हूँ, जूम का आईडी और पासवर्ड देता हूँ, उससे आप ज्वाइन करिए। फेसबुक लाइव से आप बोल नहीं सकते हैं, आप डिस्कशन में नहीं आ सकते हैं फेसबुक लाइव से, आपको जूम डाउनलोड करके फिर आना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बोल रहे हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी आप जूम पे नहीं आ रहे हैं, आप क्या करिए कि आपका कैसे ऑटोमेटिकली ना जूम ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो आप क्या करिए, क्योंकि हमारे पास जो जूम मिलता है उसमें ब्लॉक का ऑप्शन नहीं रहता, ऑटोमेटिकली हो गए। तो आप क्या करिए ना कि आप ना ये करिए, जूम को री इंस्टॉल करिए और जूम के आईडी से आप आ जाइए आज। बेसिक डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडिकेशन। रस कर्पूर, कज्जली, रस कर्पूर जो रहता है ना वह गंधक युक्त नहीं रहता है, निर्गंध मूर्छना रहती है। कज्जली रहता है, पारा और गंधक का घोट के कज्जली बनाया जाता है। परपट्टी जो है इसमें हम लोग कज्जली को गर्म करते हैं, घी में गर्म करके लिक्विड लिक्विड करके फिर केले के पत्ते पे डाल के और फिर ना उसको ऐसे पीस देते हैं तो वो परपट्टी कल्पना बनती है। रस सिंदूर है वो कुपिपक्व रसायन है, मतलब कज्जली को ही डालते हैं और फिर ना उसको जलाते हैं बॉटल में। कुपी पक्व रसायन मतलब बनाने का मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो अलग अलग रहता है। अब इंडिकेशन जो आप पूछ रहे हैं तो रस कर्पूर अलग, इसका इंडिकेशन जैसे
रस सिंदूर है वो प्राणवायु स्रोतस में बहुत अच्छा काम करता है, योगवाही रहता है। और श्वास कास व्याधि जहाँ कफ संचय है वहां पे ये बहुत अच्छा फुफ्फुस को ताकत देने का काम करता है। परपटी है वो ग्रहणी कला पे, यकृत पे, ग्रहणी कला में अब्सॉर्प्शन को अच्छा कर देता है, ग्रहणी कला को सुधार देता है, उसके कार्य को भी सुधारता है, एनाटोमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी परपटी कल्पना काम करती है। कज्जली है वह तो हम हर मेडिसिन में डालते हैं, कज्जली जो रहता है वो योगवाही और रसायन रहता है। रस कर्पूर जो रहता है वह भी रसायन रहता है, लेकिन हर मेडिसिन का अलग अलग यूज रहता है। इस पर मैं कभी इलेबोरेट करके और अच्छे से बताऊंगा आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर डायबिटिक न्यूरोपैथी में शिला जतवादी बट्टी के साथ वृहद्वार चिंतामणि के साथ अन्य कौन सी औषधि लेना है जो मार्केट में मिल जाए। तो ये है ना, वसंत कुसुमाकर रस है, न्यूरोपैथी है तो उसमें वसंत कुसुमाकर रस बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप रसकल्प करना चाहते हैं, अब ये तो ये स्वर्ण कल्प हो गया, शिला जतवादी वृहद्वार चिंतामणि। रसकल्प यूज करना चाहते हैं तो उसमें डायबिटीज में जो आपका न्यूरोपैथी उसको ठीक करना है तो रसराज रस बहुत अच्छा काम करता है। रसराज रस है, फिर एकांगवीर रस है वो भी अच्छा काम करता है। न्यूरोपैथी को ठीक करना है तो गंधक रसायन अच्छा करता है। मतलब वहां पे जो कोत हो गया है और सड़न हो रही है नर्व्स में, उसको ठीक करना है तो रसकल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर काष्ठौषधि का प्रयोग करना है तो गुड़मार है, जामुन है, बेल का फल, कच्चा फल का चूर्ण, बेलपत्र का चूर्ण, नीम के छाल का चूर्ण, नीम के पत्ते का चूर्ण, फिर गुड़ूची पुनर्नवा, फिर ब्राह्मी, फिर उसके बाद में पटोल, इंद्र, कुटकी, मुस्ता, किरात, तिक्त, ये सारे द्रव्य अगर साथ में देंगे तो वहाँ डायबिटीज की वजह से जो क्लेद वगैरह है वह कम कर देगा, क्लेद कम करेगा, धातुओं का ताकत दे देगा। तो वो न्यूरोपैथी का जो सड़न हो रही है डायबिटीज की वजह से वह ठीक हो जाएगा, पेशेंट रिकवर कर देगा। मैं आप लोग को ना जो भी बता रहा हूँ वो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल से बता रहा हूँ। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दशरथ चौधरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। संजय त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी, चरण स्पर्श गुरु जी बोल रहे हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो, आप बहुत ज़्यादा उन्नति करिए, आगे बढ़िए, मैं यही आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि सर दस्त कब्ज संग्रहणी विद माइल्ड एब्डोमेन पेन, इसमें लॉ प्रॉपर्टी देना चाहिए। आप इसको ना जीरा धनिया का अनुपान है उसके साथ देंगे तो कब्ज नहीं होगा, और घृत के साथ देंगे तो वहां पे सॉफ्टनेस स्नेहन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। माइल्ड एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि कब्जियत है। तो उसमें लौह परपट्टी जो है ना वह ग्रहणी कला को मजबूत कराए, तक्र का सेवन कराइए। हर परपट्टी कल्पना में तक्र बोला है कि दही में पानी डाल के पतला करके और जीरा भून के डालिए और काला नमक डालिए और दिन भर पीने के लिए दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कब्जियत भी ठीक होगा, संग्रहणी भी ठीक होगा। तक्र के साथ सेवन करने से, लौह परपट्टी देने से फायदा होगा। ऐसा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये नहीं है कि माइल्ड एब्डोमिनल पेन है, कब्जियत है तो नहीं देना है, देना है इसको, ये इंडिकेशन है कि देना है, इससे ठीक हो जाएगा वो सारा चीज़। उसमें केवल अनुलोमन द्रव्य दे देंगे, पेट साफ करने की दवाई देंगे तो नहीं होगा। ग्रहणी कला में ग्रहणी कला का कार्य अच्छा होना चाहिए। पचन क्रिया, मतलब वो जो बताए ना समान्वय के, अन्नम ग्रहणाति पचती विवेचेति मुंचती चा, ऐसे समान्वय का कार्य है। तो ये सारे कार्य जो रहते हैं ना, वह कार्य को, अन्न को ग्रहण करना, उसको पचाना, उसका सार्किट विवेचन करना और मुंचन करना, एसिमुलेट करना, एब्सॉर्प्शन करना, यह सारा कार्य जो है यह परपट्टी कल्पना करती है। और लौह परपट्टी जो है वो रक्त धातु को भी अच्छा कर रही है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रही है। जो भी अवयव है, मतलब ग्रहणी कला हो गया, पक्वाशय हो गया, यकृत हो गया, ग्वाल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गए, एब्डोमेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स को ना ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहे हैं तो पूरा बैलेंस कर देता है। तो ये सारे के लिए फायदा करता है। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से ना ये फेसबुक का जो वीडियो है इसका लिंक दिया जा रहा है, जिसको फेसबुक लाइव फिर बाद में देखना है, रिकॉर्डेड वर्जन वो बाद में देख सकता है। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु जी शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि आम वात में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दे सकते हैं क्या। क्यों नहीं दे सकते, आम वात में आपको आम नहीं पचाना है क्या, आम पचाने के लिए आपको अग्नि नहीं बढ़ाना है क्या, अग्नि बढ़ाना है तो आप इसको दीजिए ना,
जरूरी नहीं है कि आपको लंघन ही कराना पड़े। जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और लंघन करने को तैयार नहीं है, आप उनको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लौह परपट्टी दीजिए। लौह परपट्टी देने से रक्ताणु अच्छे बनेंगे, पेशेंट को स्ट्रेंथ आएगा और फिर आम का पचन होगा, वायु का आम का पचन होगा तो स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति वो ठीक होगा, वायु सर्कुलेट करने लगेगा। तो इसके बाद आम वत में तो ये देते हैं हम लोग, हमारे सर ऐसा बोलते हैं कि एक व्याधि लेना है और उसमें 50 दवाइयाँ आनी चाहिए अलग अलग युक्ति से, अलग अलग कार्य के हिसाब से। जैसे आमवाद में 50 तरह की दवाइयाँ हमको आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम सब पेशेंट को ये सिंहनाथ गुगुली दें, हर पेशेंट आमवाद के पेशेंट को त्रयोदशांग गुगुली दें, या फिर हर आमवाद के पेशेंट को हम आरोग्य वर्धनी दें। ऐसा जरूरी नहीं है। परपट्टी कल्प से भी आमवाद ठीक हो जाता है और लौह परपट्टी तो बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से भी हमें ट्रीटमेंट करते आना चाहिए, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आते जाता है। और हमें एक लिमिट नहीं बनना चाहिए कि आम बात के लिए एक फार्मूला है, 4-5 फार्मूला है, वो आम बात के पेशेंट को वही देना है, ऐसा नहीं होता है। हमें बदल बदल के कभी परपट्टी कल्प देना चाहिए, कभी कुपी पक्व रसायन देना चाहिए, इतने सारे, कभी आसावरिश देना चाहिए, कभी बस्ती देना चाहिए। आम बात में उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती, बृहण बस्ती, इस तरह से बताए। बस्ती से भी आम बात को ठीक कर सकते हैं हम लोग रस कल्प से भी कर सकते हैं, काष्ठौषधि से भी कर सकते हैं, स्वर्ण कल्प से भी कर सकते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन होने चाहिए हर व्याधि को ठीक करने का। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु जी बोल रहे हैं कि डिसेंट्री में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? आप इसका अनुपान क्या करिए, लौह परपट्टी के साथ में कुटजारिश दे दीजिए, एक संग्राही औषध का अनुपान दे दीजिए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फायदा करता है। डिसेंट्री हो रही है तो पुष्यानुक चूर्ण और तंडुलोदक के साथ दे दीजिए, तो यह उसका पावर बढ़ा देगा। और यह क्या करता है कि एब्सॉर्प्शन बढ़ा रहा है। डिसेंट्री में क्या हो रहा है कि पानी तो रुक ही नहीं रहा, पानी बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। अग्नि मान्यता है, यह दोनों पे काम कर रहा है, अग्नि मान्यता को भी ठीक कर रहे हैं, एब्सॉर्प्शन भी बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये दे सकते हैं, देना ही है। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि लौह परपट्टी का डोज और अनुपान। लौह परपट्टी का डोज मैंने बताया भेषज रत्नावली के हिसाब से 2 रत्ती, मतलब 250 mgm से 500 mgm तक देना चाहिए। और ये परपट्टी फॉर्म में ही रहना चाहिए, टैबलेट फॉर्म में अगर हुआ तो वह गुण नहीं आएगा। परपट्टी फॉर्म में आप घर पे भी बना सकते हैं, कज्जली कहीं भी मिलता है, कज्जली लेके आइए और एक कलछुल जो रहता है उसमें डालिए, कज्जली डालिए और लौह भस्म डालिए, उसको ना थोड़ा सा घी लगा के डालिए और गैस पे गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद 2 केले के पत्ते साफ करके धो के लाए, सुखा दिया और उसमें घी लगा दिया थोड़ा ऊपर और नीचे, और फिर गरम गरम जो ये कलछुल में गरम किया है वह उधर डाल दिया, उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता डाला और बेलन से थोड़ा सा पीस दिया तो एकदम पतला ये परपट्टी कल्पना बन सकता है। इसको आप डब्बे में रख दीजिए, घर पे बना दिया तो कितना बढ़िया काम करता है। और लौह भस्म इतना महंगा नहीं आता, मार्केट में मिलता है लौह भस्म। तो इस तरह से परपट्टी अनुपान जो है वो तक्र दे सकते हैं, जीरा, शुंठी और धान्य, इसका अनुपान के साथ दे सकते हैं। तक्र जो रहता है वो सबसे अच्छा काम करता है। डॉक्टर वंदना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि हाउ टू इज यूज इन आईबीएस पेशेंट इन कॉन्स्टिपेटेड मोस्ट ऑफ टाइम एंड ब्लोटेड आफ्टर फूड। आईबी आप क्या एलोपैथी के डॉक्टर हैं क्या? मैं इतना देर से वही चीज बता रहा हूँ, ग्रहणी कला को ठीक करता है। आप आईबीएस बोल रहे हैं, कॉन्स्टिपेटेड, ब्लोटेड, ये सारे वर्ड जो है एलोपैथी डॉक्टर करते हैं। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और संप्राप्ति को भंग करने पे दीजिए। वही वही चीज घुमा घुमा के मत पूछे, वही वही चीज। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अद्भुत व्याख्यान, सादर प्रणाम गुरु जी, बहुत शानदार रिलेशन बिटवीन लॉ परपट्टी एंड ताप्यादि लॉ। ताप्यादि लॉ, परपट्टी कल्पना जो है वह ग्रहणी कला में एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, मतलब पचन क्रिया अच्छा करता है, दीपन पाचन करता है, आहार का पचन क्रिया अच्छा करके एब्सॉर्प्शन करता है। ताप्यादि लॉ जो है वो रक्त धातु का प्रसादन करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। लौह परपट्टी जो है वह भी आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, लेकिन लौह परपट्टी ज्यादा यूजफुल क्यों है? ताप्यादि लौ की वजह से। ताप्यादि लौ का कार्य जो है वो आगे का कार्य रहता है, उन्माद अपस्मार तक उसका कार्य रहता है। लौह परपट्टी है वो ग्रहणी कला पे काम कर रहा है, ग्रहणी कला पे और ऑर्गन पे काम कर रहा है। ताप्यादि लौ जो है उसमें चांदी भस्म में उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ताप्यादि लौ कभी ग्रहणी कला को ठीक नहीं करेगा, लौह परपट्टी वो कर देगा, ग्रहणी कला को ठीक करेगा, पचन क्रिया अच्छा करेगा और एब्सॉर्प्शन अच्छा करेगा, ये रहते हैं। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि पित्ताश्मरी के रोगी को ठीक करेगा क्या?
ये पित्ताश्मरी के रोगी को अगर हम त्रिविक्रम रस के साथ अगर देंगे, जो भी लेखन करने वाली दवाई है उसके साथ करेंगे, तो ये गॉल ब्लैडर को ये कर देगा, मतलब ये काम करेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली वे में काम करेगा। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ये वहाँ जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर जैसे युद्ध हो रहा है तो राजपूत बटालियन जा रही है, फिर उसके बाद में मराठा बटालियन जा रही है, उसके बाद में गोरखा बटालियन जा रही है। सबका अपना अपना ये रहता है, कार्य रहता है। उसी तरह से त्रिविक्रम रस लेखन का कार्य करेगा। ये लौह परपट्टी क्या करेगा कि ग्रहणी कला में पित्त का एब्सॉर्प्शन अच्छा करेगा, यकृत को उत्तेजना देगा, पित्त का स्त्राव अच्छा करेगा, वो बैलेंस कर देगा। और लौह है तो ये क्या करेगा कि गॉल ब्लैडर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देगा। जब उसको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा गॉल ब्लैडर को, तो वह अश्मरी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वह होने ही नहीं पाएगा। पित्ताश्मरी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और पित्त ये मिक्स करके स्टोन बनता है। तो यह जो प्रोसेस है स्टोन बनने का गॉल ब्लैडर, वह जब गॉल ब्लैडर को ताकत आएगा तो वो गंदा काम क्यों करेगा, वो अच्छा काम क्यों नहीं करेगा। कोई भी चीज है, जैसे आतंकवादी बनते हैं तो क्यों बनते हैं, वो बोलते हैं कि हमें वो चीज नहीं मिला, हमें फिर वो मतलब युद्ध करके हिंसा करके वो चीज लेना है। यहाँ पर भी गॉल ब्लैडर विकृत कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, तो इसलिए विकृत कार्य कर। जब हम प्राकृतिक कार्य करवा रहे हैं उससे, उसको खाना पीना अच्छा दे रहे हैं और उसको अच्छे से सुधार दिया, जब हमने सुधार दिया तो वह अच्छा बच्चे की तरह पित्ताश्मरी क्यों बनाएगा, वो फिर फॉर्मेशन ऑफ पित्ताश्मरी उसको कंट्रोल कर देगा। और लेखन द्रव्य के साथ दिया तो आगे कभी नहीं होगा। और दूसरा क्या है, लौह परपट्टी का प्रयोग जो है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाल दिया गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाल दिया है ऑपरेशन करके, कोलेस्टेक्टोमी जो कर दिया है, तो उसकी वजह से हमेशा पित्त का तकलीफ रहता है और अम्ल पित्त वगैरह रहता है। उसमें लौह परपट्टी अगर दें हम लोग तक्र के साथ, तो उसके पोस्ट जो ऑपरेशन करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी फायदा कर देगा। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि कितने दिन दे सकते हैं। ऐसा तो ग्रंथों में बताया है कि 2-3 हफ्ते तक दे दीजिए, और जब पेशेंट ठीक हो जाए, आरोग्य की प्राप्ति कर ले, तो उसको बंद कर दे। लेकिन पेशेंट के कंडीशन कंडीशन पे होता है। संग्रहणी अगर 20 साल पुराना है तो हमें इसको 9 महीना देना पड़ता है, कभी कभी 1.5 साल देना पड़ता है। जैसे या फिर ये रहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट रहते हैं, उसमें अल्सरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रहणी कला बहुत ज़्यादा दूषित रहती है, तो कभी कभी 3.5 साल तक भी दिया जा सकता है। तो इससे अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बार बार उसमें हरीनेस अर्जेंसी रहता है, बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, तो उसमें ना हमें क्या करना पड़ता है, खून की कमी होती है। खून की कमी होती है तो ब्लड चढ़ाया जाता है या आयरन की गोलियां दी जाती है। लौह परपट्टी दे देंगे ना तो खून बढ़ेगा भी, एब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, और वहाँ पे पचन क्रिया भी अच्छी होगी। और जब पचन क्रिया अच्छी हो और फिर ब्लड अच्छा बन के हीलिंग करेगा, उसमें और भी कुष्ठग्नगन की दवाइयाँ देनी पड़ती है, और वो जो कुष्ठ को ठीक करने की दवाइयाँ देनी पड़ती है। ऐसे देने के साथ में लौह परपट्टी अगर हमने 3.5 साल दिया तो वह और अच्छा हो जाएगा, मतलब खून की कमी वगैरह वो सब ठीक होगा, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होने से हीलिंग जल्दी हो जाएगा। तो इसको हम कंटिन्यू भी दे सकते हैं, पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से इसको ड्यूरेशन करना चाहिए। अनुपान जो है वो हर व्याधि में अलग होता है। अम्ल पित्त में देना है तो मुरब्बा और गुलकंद के साथ दे दीजिए। अगर ग्रहणी कला को अच्छा करना है तो तक्र के साथ अच्छा कर दीजिए, या फिर ये धनिया का, शुंठी जीरा का जो काढ़ा बनाए उसके साथ दीजिए। अलग अलग अनुपान के साथ आप युक्तिपूर्वक यूज कर सकते हैं। ये अखिलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि कृपया पंचामृत परपटी और लौह परपटी में बेटर कौन सी है। दोनों बेटर है। अगर आपको रक्त धातु पे काम करना है, रक्त धातु को स्पेसिफिक ध्यान में रख के अगर काम करना है तो लौह परपटी करिए। और पंचामृत परपटी है उसका तो क्षेत्र बहुत ज्यादा है, वो तो बड़ा भाई है पंचामृत परपटी। वह तो मस्तिष्क को भी अच्छा करता है क्योंकि स्वर्ण भस्म है, अभ्रक भस्म है, वो लंग्स को भी अच्छा करता है, किडनीज को भी अच्छा करता है। पंचामृत परपटी जो है वह उसके कार्य ज्यादा रहते हैं। लौह परपटी रक्त धातु पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, और दूसरा है कि रक्त धातु यकृत ये सब पे ज्यादा फोकस किया है, रक्तवस स्त्रोतस पे ज्यादा फोकस करके बनाया है। डॉक्टर आरोग्यम आयुर्वेदा नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस पूछ रही थी ना, तो आप इंटरेक्टिव सेशन में आ जाइए अंजना जी, आपको सब आंसर वहां दे दिया जाएगा। उषा जी बोल रहे हैं कि रसायन कैन वी टेक रेगुलरली सो अग्नि एंड रक्त विल बी बैलेंस। हाँ ले सकते,
लेकिन मेडिसिन तो मेडिसिन होता है, ये मेडिसिन है, ये रसायन द्रव्य नहीं है। अगर पेशेंट का जरूरत पड़ रहा है कि उनकी ग्रहणी कला दूषित हो रही है क्योंकि हेती सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब रसायन के रूप में इसका प्रयोग करिए। अगर वो पेशेंट ठीक हो जा रहा है तो कंटिन्यू नहीं देना है। फिर हम हर्बल जो रसायन है, जैसे ब्रह्म रसायन है, आम्लकी रसायन है, त्रिफला रसायन है, वह दे सकते हैं, क्योंकि यह मतलब मेटेलिक है ना, मतलब मिनरल से बनाया हुआ है। अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो हम क्यों देंगे? अगर मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं जबरदस्ती त्रिभुवन कीर्ति रस खाऊंगा क्या? अगर मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं खांसी की दवाई खाऊंगा क्या? उसका क्या रोल क्या रहेगा? जब शरीर प्राकृतिक रूप से अच्छा काम कर रही है तो जरूरत नहीं है इसको देने का। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। सुभाष जी बोल रहे हैं कि केले के पत्ते का क्या रोल है? केले का पत्ता जो रहता है ना, वो खाने के रूप में सब लोग पहले के जमाने में यूज करते थे। जो केला का पत्ता रहता है ना, वह शुभ माना जाता है हर काम में। मतलब आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो वहां पर भी केले का पत्ता रहता है। हर शुभ काम में केले का पत्ता रहता है। खाने में भी केरल में आप देखेंगे तो चावल वगैरह जो रहता है वह केले के पत्ते में खाया जाता है, तो उसका फायदा होता है। अब यही चीज हम धतूरा के पत्ते पे खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। हम लोग दूसरा कोई मतलब दूसरे प्लांट के पत्ते पे नहीं खाएंगे। एक तो उसका वो जो रहता है आकार रहता है केले का पत्ता, वह आकार इस तरह से अच्छा रहता है। दूसरा है कि औषधीय गुणधर्म वाला रहता है केले का पत्ता। अगर उसके साथ परपटिकल बनाया जाए तो उसकी गुणों में वृद्धि हो जाती है। इसलिए केले के पत्ते में जो बताया है आचार्यों ने, आप्तोपदेश है, उसी में बनाना चाहिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं कि मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके पुड़िया बनाते हैं, उसमें कौन सी मेडिसिन की कितनी मात्रा लेनी है, कितनी पुड़िया बनानी है, वो कौन कैसे डिसाइड करें? तो ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप डिसाइड करिए ना। हर पेशेंट आपका अलग अलग होता है। हर पेशेंट को आपको रसकल्प कितना देना है, स्वर्णकल्प कितना देना है? आप 1 किलो स्वर्णकल्प देंगे क्या कभी भी? पेशेंट को कितना डोज में क्या देना है? आप हल्दी ज्यादा देंगे तो वमनोपग है, ये डिसाइड आप करिए कि 5 ग्राम देना है, 3 ग्राम देना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं हर पेशेंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन डोज कैसे मैं बताऊं? हर पेशेंट के लिए अलग अलग रहता है। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी बोल रहे हैं कि जूम की आईडी पासवर्ड दीजिए, मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बापनी शंकर जी बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया एंड आयुर्वेदिक। थैलेसीमिया को आप क्या बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से मुझे बताइए, तब मैं आपको चिकित्सा बताऊंगा। डॉक्टर विजय सैनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। प्रियदर्शनी जी बोल रही हैं कि सर ब्राह्मी बटी कब तक दी जा सकती है 1 BD की डोज में? ये भी पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करिए, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। आपका पेशेंट कैसा है, ऑटिज्म का पेशेंट है क्या, फिर हाइपर एक्टिव बच्चा है क्या, कैसा बच्चा है, कैसा क्या है? अगर वो प्राकृत हो गया तो ब्राह्मी बट्टी क्यों देंगे आप? जो चीज ठीक हो गया है उसमें हम दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट को फैटी लिवर है और स्किन का कलर ब्लैक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो क्या दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। फैटी लीवर है तो ये लीवर का फंक्शन अच्छा कर देगा, धातु परिपोषण अच्छा करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक कर देगा, स्किन का कलर अच्छा कर देगा। वर्णगन के साथ दीजिए और महातिक्त घृत के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर इपिंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते। कामला के लिए पेशेंट में दे सकते हैं अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। ये जो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, कामला, ये जो खिचड़ी बना बना के क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये आप खुद सॉल्व करिए और मुझे भी बताइए। ऐसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो मेरे को भी उस हिसाब से क्रिएटिनिन कम करेगा क्या, यूरिया कम करेगा क्या, एल्बुमिन यूरिक एसिड कम करेगा, ये खिचड़ी वाला जो है ना आयुर्वेद और एलोपैथी का, ये खिचड़ी का सॉल्यूशन आप निकालिए और मुझे भी बताइए। मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। डॉक्टर वरुण सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमिंदर कौर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। एक्जिमा में कम करेगा, ये एक्जिमा, ये आप एक्जिमा लेंगे, आप इसको दद्रु और विचर्चिका नहीं लेंगे। आप एक्जिमा में आप इसका प्रयोग करिए। आप जब तक एलोपैथी माइंड से इसका प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ना आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस करिए, आयुर्वेद की भाषा में पूछिए, आयुर्वेद के हिसाब से आंसर दिया जाएगा। मैं ना अपना नंबर देता हूँ, और मेरे को ना ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करिए जो ना एलोपैथी के टर्मिनोलॉजी में रहते हैं। एलोपैथी का पैथोलॉजी अलग होता है,
एलोपैथी के टर्मिनोलॉजी में पूछेंगे, आयुर्वेद का क्वेश्चन वहाँ घुसाएंगे आयुर्वेद, तो ऐसा करने से फायदा नहीं होता है। आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी में पूछिए, फिर मैं आयुर्वेद के हिसाब से वो करूँगा। मैंने अपना नंबर दे दिया है और जूम का मैं आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड दे रहा हूँ, आप लोग आ जाइए अभी, क्योंकि अभी 15 मिनट में शुरू हो जाएगा क्लिनिकल जो इंटरेक्टिव सेशन है, उसमें आइए आप लोग, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा वहाँ पे। ये देखिए मैंने आपको दे दिया। डॉक्टर शिव प्रताप यादव जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। आप कभी भी एलोपैथी के डॉक्टर नहीं हैं, ये दिमाग में रखिए, आप लोग आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद को समझिए, आयुर्वेद की संप्राप्ति समझिए, आयुर्वेद का हेतु समझिए, दोष दुष्य समूर्चना समझिए, स्त्रोतस समझिए और आयुर्वेद का इलाज करिए। आप लोग ना ये क्रेटिनिन बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है, उसमें ये क्या काम करेगा, ये क्या करे, B12 बढ़ा हुआ है, कम हुआ है, इंट्रेंसिक फैक्टर बढ़ा है, उसमें ये सब में एलोपैथी में आयुर्वेद मत घुसाइए। खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी जैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 8:30 बजे मिल लिए, फिर बहुत खुशी होगी आप सभी से मिलके। नमस्ते, प्रणाम।